नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तानी सेना पर बड़े हमले का दावा किया और कहा यह गया कि उसके लड़ाकों ने खैबर पख्तूनख्वा के दक्षिणी वजीरिस्तान में पाक आर्मी के कैंप को निशाना बनाया, जिसमें 25 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। और इतना ही नहीं, दावा यह भी किया जा रहा है कि 8 फौजी इस दौरान घायल हुए हैं। दरअसल कुछ दिन पहले भी टीटीपी ने पाक सेना पर हमला बोला था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच में जंग शुरू हो गई थी। कतर और सऊदी ने बमुश्किल दोनों के बीच में सुलह करवाई, लेकिन तनाव कम नहीं हुआ। पाक और अफगान दोनों ही एक दूसरे के जानी दुश्मन बन बैठे। डुरूंड रेखा को लेकर बात बिगड़ती जा रही है। इसके अलावा आखिर कौन बड़ा मुसलमान है, तालिबान या फिर पाकिस्तान? अब इसको लेकर भी दोनों युद्ध के मोर्चे पर डटे रहते हैं। अब ताजे हमले में टीटीपी दावा कर रही है कि पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर उनकी तरफ से अटैक किया गया। बड़ा दावा टीटीपी की तरफ से किया गया है कि पाकिस्तानी सेना के 25 जवानों की मौत हुई है इस हमले में। पाक सेना के ड्रोन को नष्ट करने का दावा भी टीटीपी की तरफ से किया जा रहा है। पाक सेना चौकी पर हमला हमारा कब्जा हो चुका है, ये बड़ा दावा टीटीपी की तरफ से किया गया। वहीं दक्षिणी वजीरिस्तान में भी टीटीपी का बड़ा अटैक देखने को मिला है। आपको बता दें, बीती रात टीटीपी ने पाक सेना पर एक तरह से प्रहार किया और उसका जवाब पाकिस्तान की तरफ से भी दिया गया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इतना ही नहीं, अफगान की जो तालिबान सरकार है पाकिस्तान को चेतावनी दे रही है। तालिबान के आर्मी चीफ फसीउद्दीन फितरत ने इस्लामाबाद को धमकी दी है और स्पष्ट कहा है कि पाक को बाज आ जाने की। अब तालिबान ने पाक को खुली चेतावनी दी है और ये कहा है कि पाकिस्तान को बाज आ जाना चाहिए। ये हमला कहा गया है कि जो हमला करने वाले हैं वो तालिबान की तरफ से अब उन्हें करारा जवाब मिलेगा। और ये भी कहा कि अगर हमला किया तो पाक जड़ से मिट जाएगा। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब हम देखते रहे हैं कि किस रूप में तालिबान हो या फिर पाकिस्तान हो, दोनों एक दूसरे को बड़ी तिरछी निगाहें रख रहे हैं या आंखें तरेर रहे हैं। लेकिन अब आंखें तरेरने से मामला कई गुना ज्यादा आगे बढ़ चुका है। जब हाल ही में कतर में बैठक हुई, सीज फायर को लेकर बातचीत हुई, पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर की जब बात कही गई और इस दौरान जब डुरून लाइन का जिक्र हुआ तो अफगानिस्तान ने नाराजगी जता दी। अफगानिस्तान ने कहा कि जो डुरूंड लाइन है वो काल्पनिक है और कुछ भी नहीं। अफगानिस्तान, तालिबान इसे नहीं मानता। अपने आप में ये पूरा मामला, ये कहा जाए, बढ़ता हुआ नजर आता है। सीज फायर कहीं से कहीं तक अब सफल होता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि सीज फायर का उल्लंघन चाहे बात पाकिस्तान हो या फिर अफगानिस्तान, दोनों स्तर पर बड़े लेवल पर नजर आता है। इसीलिए बड़े सवाल खड़े होते हैं कि पड़ोसी देशों से पाकिस्तान आखिर कब तक दुश्मनी करता रहेगा। अफगान में तालिबान सरकार के खिलाफ आखिर क्या चाहता है पाक? सिविल वॉर को रोकने के बजाय पाक हमले आखिर क्यों कर रहा है? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जिन्हें जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में जो खास मेहमानों का पैनल है वो जुड़ रहा है। आइए मैं आपको मिलवाती हूँ। मेरे साथ में तमाम खास मेहमानों का जो पैनल है वो जुड़ रहा है, उनसे आप मिलिए। और हमारे साथ में रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जुड़ रखे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। पाकिस्तान से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आरजू काजमी हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। पाकिस्तान से उज़्मा करदार, नेता PMLN हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। जल्दी हमारे साथ में देखिए, मेरे साथ में और जो खास मेहमान है उनको आपसे मिलवाती चली जाती हूँ। मेहमत ओशरक, दक्षिण एशिया विशेषज्ञ हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। पाकिस्तान से तैयब बलूच भी पत्रकार के तौर पर हमारे साथ में इस दौरान मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ हमारे साथी जुड़ चुके हैं और कुछ जल्दी हमारे साथ में नजर आएंगे। लेकिन जिस तरह की एक एक करके तमाम बड़ी तस्वीरें वो नजर आती हैं, आरजू काजमी, मैं आप ही का ही रुख करते हुए सबसे पहले स्थिति को समझना चाह रही हूँ। आखिर पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पहले ही कहा जा रहा था कि सीज फायर हुआ, सीज फायर पर बातचीत हुई, लेकिन सीज फायर से इतर एक दूसरे पर हमले करने से बाज नहीं आते, चाहे पाकिस्तान हो या फिर टीटीपी। अब टीटीपी कह रहे हैं कि भाई हमने बड़े स्तर पर पाकिस्तान की सेना को डैमेज किया है। देखिए, डेफिनेटली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इस वक्त टेंशन तो चल रही है। अटैक्स रुके नहीं है, कम ज़रूर हो गए, लेकिन उसके लिए भी अभी एक मीटिंग और जो है वो तुर्किया में होनी है, जो कि पाकिस्तानी ऑफिशियल्स और साथ ही साथ तालिबान ऑफिशियल्स के दरमियान होगी। उसके बाद ही जो असल सिचुएशन है सामने आएगी। लेकिन इस बीच में कहीं ना कहीं हमारे यहाँ भी इस तरह की न्यूज़ आ रही है कि टीटीपी ने जो है दोबारा अटैक किए हैं और पाकिस्तानी फोर्सेस उसका जवाब दे रही हैं। लेकिन उसके लिए जाहिर है कि हमें थोड़ा सा
इंतजार करना पड़ेगा कि दोनों ऑफिशियल्स जो है एक बार फिर मुलाकात कर लें। वैसे भी अगर सीज फायर हो गया है और दोनों ने कह दिया है, उसके बाद इन अटैक्स की समझ नहीं आती। लेकिन ये जरूर है कि टीटीपी एक अलग ग्रुप है और तालिबान एक अलग ग्रुप है, और या कह लीजिए गवर्नमेंट है। अगर अब अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो तालिबान को या टीटीपी को नहीं रोक रहे, और उनका पहले भी यही कहना था कि जी पाकिस्तान जाने और टीटीपी जाने, तो डेफिनेटली इस वक्त भी शायद उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है या उनका जो कहना है वो यही रहा होगा। इसीलिए वो टीटीपी को रोक नहीं रहे हैं। अब फोर्सेस पाकिस्तान की तरफ से अब इन्हीं की ड्यूटी रह जाती है या इन्हीं के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाती है कि ये किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। ठीक है आरजू, लेकिन ये अपने आप में बहुत गंभीर हो जाता है। मैं हमारे साथ में पत्रकार तैयब बलूच भी जुड़े हैं, मैं उनका रुख करूं, लेकिन उसके पहले संजीत सिरोही जी आपका रुख करते हुए, आखिर ये सीज फायर टिक क्यों नहीं पा रहा है सर? क्योंकि अगर देखा जाए पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों एक ही मानसिकता के माने जाते हैं और दोनों कभी बहुत तगड़े दोस्त याराना इनका रहा करता था। और एक तरह से तालिबान तो कहा जाए कि वही माइंडसेट है जो पाकिस्तान ने एक तरह से उसको फीड किया, उसको बनाया, बढ़ाया, इतना इस रूप में एक बड़ा कर दिया। और जिस रूप में सऊदी का एक तरह से हस्तक्षेप के बाद में पूरा सीज फायर हुआ, तो सर टिक क्यों नहीं पा रहा है? देखिए, सबसे पहले नैना जी ये समझना जरूरी है कि वजह क्या है। जो आपका क्वेश्चन है बहुत अहम क्वेश्चन है कि आपस में टिक क्यों नहीं पा रहा। अब उसकी 3-4 वजह है। मैं 3-4 वजह को बताने की कोशिश करूं। सबसे पहले तो ये है कि दोनों का जो है सोचने का नजरिया अलग अलग है। पाकिस्तान ये सोचता है कि तालिबान को हमने बनाया, वो हमारा बच्चा है, हमने उसको सिखलाई दी, खिलाया पिलाया 20 साल तक, और आज तालिबान जो है हमारी बात ही नहीं सुन रहा है। क्योंकि 2021 में जब तालिबान अगस्त के महीने में अफगानिस्तान में आया था कब्जा करने, और जब उनकी सरकार आई थी और अमेरिकन वहां से भाग गए थे, तो इमरान खान ने बड़ा खुश होकर कहा था कि जो जंजीरें हैं तालिबान की अफगानिस्तान की आज टूट गई। तो उस टाइम पाकिस्तान ने सोचा था कि जो 4 हमारे सूबे हैं, अफगानिस्तान हमारा 5वां सूबा होगा और हमको स्ट्रेटेजिक डेप्थ देगा। लेकिन ये इनका मानना था। तो ये सोचते हैं कि ये हमने पाला पोसा, जैसे बच्चे को बड़ा करते हैं, और आज बच्चा हमसे ही बदतमीजी कर रहा है। दूसरी तरफ से अफगानिस्तान वालों का जो तालिबान सरकार है उनका ये मानना है, ठीक है, आप पहली बात तो इस चीज को मानते हैं कि आपने दोहरी गेम खेली, आपने अमेरिकन को भी सपोर्ट किया, आपने हमारे को भी सपोर्ट किया। तो एक जो ट्रस्ट डेफिशिएट है वो दोनों के बीच में ट्रस्ट डेफिशिएट है। अफगानिस्तान ये मानता है कि अब हम जो है पूरे दुनिया में सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी इस्लामाबाद से नहीं डिक्टेट होगी, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है काबुल से डिक्टेट करेंगे। तो ये तो पहली वजह है। नंबर दूसरी वजह जो है वो डूरन लाइन है। अब आपने देखा होगा जब कतर में दोहा में दोनों बैठे थे, तो वहां पे जो है इन्होंने इसको बॉर्डर बताया था, जो कि अफगानिस्तान ने इसके ऊपर गहरा अपना जो है ऑब्जेक्शन रेज किया, और जिसकी वजह से ये बाद में जो है दोहा में ये पूरा का पूरा पैरा हटा दिया गया था कि अफगानिस्तान नहीं मानता ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो डूरन लाइन को नहीं मानता। वो कहता है ये लाइन खींची हुई है, इससे दोनों देश अलग अलग नहीं है, हमारी संस्कृति हमारे लोग दूसरी तरफ भी है। तो ये दूसरी वजह है। तीसरी वजह ये है कि पाकिस्तान ये सोचता है कि जो टीटीपी है वो जो हमला करती है वो अफगानिस्तान में उसको पनाह मिलती है, अफगानिस्तान से वो पाकिस्तान में आती है, हमला करती है और चली जाती है। अब इसमें ये पाकिस्तान का मानना है, और अफगानिस्तान कहता है नहीं, ये आपकी अंदरूनी लड़ाई है। आपके जो ये टीटीपी है पाकिस्तान से ही ऑपरेट करती है और पाकिस्तान में ही रहती है। और उन्होंने जब हमला किया था मुफ्ती नूर वली महसूद के ऊपर, तो उसके बाद जो वीडियो जारी की थी, तो महसूद ने बोला था कि मैं अफगानिस्तान में नहीं हूं, मैं पाकिस्तान में हूं। तो इससे इन दोनों में ये भी है कि वो कहता है तुम इनको पनाह दे रहे हो तुम्हें। पर मेरा सवाल ये है, अगर पाकिस्तानी फौज जो है वहां पे बॉर्डर पे लगी हुई है, तो ऐसे कैसे है कि इतनी आसानी से ये टीटीपी वाले आते हैं, वहां पे हमला करते हैं और वापिस चले जाते हैं? तो जो इनकी बॉर्डर पे फौज लगी है वो क्या कर रही है? तो ये सवाल है। अभी ये इसकी वजह से ये जो सीज फायर है ये फ्रेजाइल है। ये अभी जो बातचीत होगी उसमें आगे देखते क्या निकलता है। लेकिन जब तक दोनों का ट्रस्ट डेफिशिएंट है, जब तक दोनों एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, जब तक पाकिस्तान अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेगा, उसको अपना चेला ना समझ के उसको अपने बराबर समझेगा,
तब तक ये जो है इसी तरीके से अरे वारदातें लेकिन होती लेकिन रहेंगी। सिरोही सर, एक और बात ये हो जाती है कि कुछ समय पहले जब बाकायदा देखिए ये कहा जा रहा था सऊदी और पाकिस्तान का एक डिफेंस पैक्ट है, उसके बाद में बड़े ढोल पीटे जा रहे थे, और जब ये पूरा एक तरह से कतर में बाकायदा जब ये पूरे सीज फायर को लेकर बातचीत हुई तो ये एक अपनी सांकेतिक विनिंग के तौर पर पाकिस्तान कह रहा था कि भाई हमने तालिबान को घुटनों पर ला दिया। तालिबान कह रहा है कि डुरुन लाइन को हमने जिक्र करने की जो बात है हमने उसको उस पूरे अध्याय से ही हटा दिया उस पूरी बातचीत में, तो वो हम उनका वो अपनी एक तरह से इसे सांकेतिक विनिंग कह रहा है। बात तो यही है कि क्या वो डिफेंस पैक्ट भी एक तरह से खत्म होता हुआ नजर आता है। मैं तैयब बलोच का रुख करना चाहूंगी। तैयब बलोच, संजीत सिरोही जी ने जो एक बड़ी बात कही, खासतौर से दोनों ही सीमाओं पर लड़ाके मौजूद हैं, और अगर देखा जाए तो तालिबान के लड़ाकों के कंपैरेटिवली पाकिस्तान की सेना तो वेल ट्रेन्ड और वेल प्रोफेशनल है उनके लड़ाकों के मुकाबले अगर हम देखते हैं। फिर भी क्या ये कहा जाए कि वो स्थिति अब कमजोर होती नजर आती है? क्या तालिबान तो यही दावा कर रहा है कि हमने पाकिस्तान की सेना को हमने क्षति पहुंचाई, चौकियों को निशाना को हमने कब्जे में लिया, चौकियों को हमने एक तरह से टारगेट किया? देखिए, सबसे अहम बात जो आपने की, उसका मैं अगर आपको अगर बॉर्डर पर सिक्योरिटी हो तो शायद इस तरह के वाकयात कंट्रोल हो सके। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि देखें, अमेरिका का भी तो मेक्सिको के साथ बॉर्डर है। अमेरिका के पास तो अरबों का बजट है, सबसे ज्यादा उसके पास वसाइल हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको और हमें इल्म है कि इलीगल इमिग्रेंट्स और इसके साथ नारकोटिक्स और इस तरीके से बाकी चीजें भी जो है वो अमेरिका में स्मगल्ड भी होती हैं। तो बॉर्डर पे जितना भी हो, लेकिन कुछ न कुछ खामियां कुताहियां रह जाती हैं। और दूसरी बात मैं अगर आपको बताऊं कि जिस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है, मुझे ऐसा लग रहा है टीटीपी ने जो दावा किया है उसको आप बल दे रहे हैं। क्या वाकई में इतना डैमेज हुआ है? देखिए मैं उसमें भी आता हूं, लेकिन पहले मैं बॉर्डर के इश्यू पे बात कर लूं। जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बॉर्डर है, तो ये बॉर्डर दोनों साइड पे गार्डेड होता है, यानी पाकिस्तान आर्मी या रेंजर अपनी साइड पे उसको गार्ड कर रही होती है, इंडियन जो ट्रूप्स हैं अब वो अपनी साइड पे उसको गार्ड कर रहे होते हैं। तो इस वजह से वो जो इन्फिल्ट्रेशन है वो ना होने के बराबर हो जाती है। लेकिन जब हम अफगान बॉर्डर की बात करते हैं या डेविड लाइन की बात करते हैं, तो वो सिर्फ पाकिस्तानी साइड पे गार्डेड है, अफगानिस्तान साइड पे गार्डेड नहीं है। तो इस वजह से जो इन्फिल्ट्रेशन है वो हो जाती है। फिर दूसरा उसमें टीटीपी जो है वो तालिबान नहीं है बेसिकली, हम उसे तालिबान तो कहते हैं, लेकिन जो मुक्तदरा रजीम है अफगानिस्तान की वो नहीं है, वो एक अलग ग्रुप है। लेकिन उसमें उनकी पाकिस्तान में भी मौजूदगी है और अफगानिस्तान में भी मौजूदगी है। तो अब यहाँ पे समझना है कि क्या आया जो उन्होंने अटैक्स किए हैं या कर रहे हैं या करते रहेंगे व्हाटएवर, अब उसमें जो तालिबान रजीम है जो अफगानिस्तान में इक़्तिदार में है, उन्होंने अपने आप को उनसे अलग किया है। और वो उन्होंने तो ये भी कहा है, मैं आपको बताऊं कि जो एक मुझ तक खबर भी पहुंची कि कुछ पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को अफगानिस्तान का विजिट कराया गया और 9 टीटीपी के कैंप जो है वो अफगान तालिबान रजीम ने या बुरी हुकूमत ने दिखाए कि ये 9 सेफ हेवन से तहरीके तालिबान पाकिस्तान के, तो हमने इनको डिस्ट्रॉय कर दिया है और वो अपनी यकीनदानियां करा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये जो क्लेम आ रहा है कि उन्होंने जो है वो पाकिस्तान की चौकियों पे कब्जा किया, टीटीपी की आप बात कर रही हैं, या उन्होंने जो है वो हमारे 20 सोल्जर्स को शहीद किया, लेकिन इस खबर की अभी तक पाकिस्तानी जराए से तस्दीक ना हो सकी। यानी सीज फायर के बाद ये जो इवेंट जिसको आप कह रहे हैं, हो सकता है टीटीपी ने अब क्लेम अपना किया हो, लेकिन पाकिस्तानी साइड ने अभी तक इस पर जो है वो ठीक है तैयब बलूच, नहीं ठीक है। लेकिन एक बात ये मैं मान लेती हूँ कि अभी जो डैमेज हुआ या फिर जिस भी रूप में कैजुअलिटीज हुई हैं, अभी आप पाकिस्तान की सेना की तरफ से उसके ऑफिशियल स्टेटमेंट का वेट कर रहे हैं। लेकिन एक और ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था कुछ समय पहले और ये कहा गया था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में डिफेंस पैक्ट है। आखिर तालिबान और पाकिस्तान के बीच में इस रूप में बड़ा क्राइसिस है, तो वो डिफेंस पैक्ट का आखिर क्या हुआ? अब तो पाकिस्तान की जनता ही वहां की सरकार से पूछने लगी, क्या वो एक सिर्फ हवाई बातें थी क्या? देखिए, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो डिफेंस पैक्ट है वो तो ऑलरेडी मौजूद है और वो अपने तरतीब के साथ है। उसमें देखें अब इतना भी नहीं है
कि तालिबान जो है, तालिबान हमारे लिए दे आर नथिंग, टीटीपी इज नथिंग। ठीक है, अब इसमें क्या हम सऊदी अरब को इन्वॉल्व करें? हमें उसकी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है। वी आर ओनली, हम इनफ है, हम ठीक है आपका नेटवर्क में दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ। यही सवाल मैं आरजू काजमी के पास में लेकर जा रही हूँ। आरजू, आखिर उस डिफेंस पैक्ट का क्या हुआ? क्योंकि अब तो जनता पूछ रही है कि भाई जो बड़े बड़े ढोल पीटे गए थे और ये कहा गया था कि हमें सऊदी का साथ है, सऊदी का साथ है, उस सऊदी अरब ने पाकिस्तान और तालिबान के बीच में सीज फायर में कोई भूमिका भी नहीं निभाई। सीज फायर तो है वो कतर में हुआ, वो भी तुर्की के सहयोग से हुआ, और अभी भी जब इस रूप में क्राइसिस है तो उस डिफेंस पैक्ट का क्या हुआ? लोग पूछ रहे हैं क्या वो सिर्फ हवा हवाई बातें थी और जो ढोल पीट रहे थे वो ढोल भी फट चुका है क्या? देखें, अगर कुछ भी पाकिस्तान में होगा, कोई भी अटैक करे, चाहे भारत करे या अफगानिस्तान करे, ये किसी ने कभी नहीं कहा कि सऊदी अरब मदद के लिए आएगा। लेकिन हाँ, अगर सऊदी अरब को कोई प्रॉब्लम होगी तो पाकिस्तान पहुंचेगा, क्योंकि हाँ, वो हमारे बॉस हैं, चाहे वो चाइना हो, सऊदी अरेबिया हो या अमेरिका हो। हम जो ये कहते हैं ना वो हमारे दोस्त हैं, वो हमारे दोस्त नहीं है। दोस्त अपने लेवल के लोग होते हैं, आपसे बहुत ऊंचे दर्जे के जो होते हैं वो आपके बॉस होते हैं, जो आपको पैसा देते हैं, आपको लोन देते हैं, और आपकी कहते हैं मदद जब करते कहेंगे हैं। वो जब कहेंगे शट बिल्कुल। अप तो शट अप हो जाएगा, जब कहेंगे और सिट डाउन तो सिट डाउन हो जाएगा, और जब कहेंगे उन्होंने स्टैंड अप तो स्टैंड अप हो जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि 72 आवर्स के अंदर अगर हम कहेंगे पैसा तो पैसा वापस करना पड़ेगा। तो ये बात जो है, वो जब कोई कहता है तो वो आपका दोस्त हरगिज नहीं होता, वो यकीनन आपका बॉस होता है। किसी ने ये अगर सोचा भी है कि सऊदी अरेबिया आ जाएगा, तो आप मुझे ये बता दीजिए जो ओआईसी की कंट्रीज हैं, कब ये एक दूसरे की मदद के लिए आए हैं? जितनी कंट्रीज है मुस्लिम उम्मा जैसे ये कहते हैं और जो साथ मिलकर बैठते हैं, कभी इन्होंने एक दूसरे की मदद की है? इन्होंने कभी मदद नहीं की है। इनकी आपस में भी अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। जो अमीर कंट्रीज हैं वो अलग तरीके से बिहेव करते हैं, जो उनसे कम कंट्रीज हैं उनको वो अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। हम जब तक सच्चाई को समझकर और उसको एक्सेप्ट करके आगे नहीं बढ़ेंगे, यही होगा। हमारे लिए कोई आने वाला नहीं है। ऐसा कभी नहीं होगा कि सऊदी अरेबिया या कोई आकर पाकिस्तान के साथ लड़ने खड़ा हो जाए भारत के लिए या कि अफगानिस्तान के लिए। ये वो चूरन है जो हमें 78 ईयर से खिलाया जा रहा है, और अनफॉर्चुनेटली अभी भी बहुत से लोग इस पे बिलीव रखते हैं। आरजू, लेकिन ये चूरन खिला कौन रहा है? जो लोग खिला रहे हैं अब उन्हीं के पेट खराब होते हुए नजर आते हैं, ऐसा लगता है। मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान की सेना की। ये चूरन तो जनता को वही खिलाने की कोशिश करते हैं ना, और यही एक हवा हवाई बातें करते हैं, और वही चूरन के माध्यम से लग रहा था कि भाई अफगानिस्तान में तालिबान को हम स्थापित करेंगे, हम उन्हें खिलाएंगे पिलाएंगे, लेकिन अब वही तालिबान सर पे चढ़ के बैठ चुका है। नहीं, देखें, अब पाकिस्तान में बहुत से चेंजेस आ रहे हैं जो हो सकता है आप लोग भी फील कर रहे हो। अब यहाँ से लोग बात करने लगे, यहाँ से लोग समझने लगे। ये इंटरनेट का जमाना है, ये कोई 71 की वॉर नहीं चल रही है कि जिसमें आप 2 दिन पहले कहेंगे कि जी यहाँ पर जो है हम तो जंग जीतने वाले हैं, और 2 दिन के बाद आप लेकिन हथियार डाल आरजू, देंगे। दिक्कत ये है कि बात ये नहीं बड़ा हो रही है घातक यहाँ है, ये पे। वाला दौर भी जो आप बोल रही है ना, इंटरनेट का जमाना। हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा था कितने प्रोपोगेंडा वीडियोस जो हैं भैया पाकिस्तान की तरफ से चलाए गए, कितने वो वीडियोस तो हर चलाए गए। जगह से आते हैं। देखें, सोशल मीडिया पे आप हर न्यूज के ऊपर तो बिलीव नहीं कर सकते। कई प्रोपेगेंडा वीडियोस पूरी दुनिया से आते हैं, उसमें से आपको खुद समझना होता है कि क्या सही और क्या गलत है। जब तक आप अपनी हिस्ट्री को और अपने फ्यूचर को लेकर साथ नहीं चलेंगे तो प्रॉब्लम फेस करते रहेंगे, और पाकिस्तान शायद वही फेस कर रहा है। और देखिए, जनता भोली जरूर है लेकिन अब वो चीजों को समझ भी रही है। संजीत सिरोही जी, यही बात जो आरजू काजमी कह रही हैं कि जनता को चूरन देने का काम करती रही पाकिस्तान की सेना, और ये कहती रही कि भाई हमारे साथ में ये हमारे दोस्त हैं। वो दोस्त नहीं, असल में बॉस हैं। जब इच्छा चाहे, अगर उनकी इच्छा होगी वो कंट्रोल कर लेंगे, मुंडी को मरोड़ भी देंगे, छोड़ भी देंगे। और शायद यही हो रहा है तालिबान के साथ में इस पूरी लड़ाई के बीच में। पाकिस्तान को लग रहा होगा कि साथ देने वाले आखिर कहां चले गए। जनता पूछ रही है कि जिस चीज को लेकर बड़ा क्रेडिट ले रहे थे, आखिर उसका हुआ क्या है? बिल्कुल नैना जी, और मैं आरजू जी से पूरा सहमत हूँ कि ये जो पाकिस्तान फौज है, जब से आजादी मिली है उसके थोड़े दिन बाद से ही ज्यादातर पाकिस्तान के डिक्टेटर्स वहां पे रहे हैं। और अगर डिक्टेटर्स नहीं रहे, सिविलियन सरकार भी रही है, तो वो भी जो है फौज ने चलाई है। सिर्फ सिविल सरकार सिर्फ देखने के लिए है। वहां पे जो जितनी पॉलिसीज हैं उसका डिसाइड जो है उनके आर्मी चीफ करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये हर पाकिस्तानी चीज को समझता है। और चूरन हमेशा ये खिलाया गया पाकिस्तान के अवाम को कि भारत जो है हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, भारत के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे। तो उस चक्कर में लोगों ने समझा
कि वाकई जो फौज कह रही, क्योंकि फौज का अस्तित्व भी भारत के खिलाफ हेट्रेड फैलाने का है। अगर भारत के साथ कल सुलह हो जाती है, जिस तरीके से लाहौर डिक्लेरेशन हुआ, शिमला एग्रीमेंट हुआ, इतने हमारे एग्रीमेंट हुए, लेकिन फौज ने उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा किया जिससे वो एग्रीमेंट जो है बिल्कुल बेकार हो गई। तो ये जो है, ये आसिम मुनीर साहब या कोई भी जो उनके चीफ होते हैं, उनकी ये पॉलिसी है कि जो है भारत के खिलाफ लोगों को भड़काओ, ताकि अंदर जो भी कार्रवाई हो रही है उसको जो है लोगों का ध्यान भटक जाए। लेकिन सर अब मुझे लग रहा है ये वाली नीति के माध्यम से किस रूप में चीजें एक्सपोज होती हैं। तैयब बलोच जी का मैं रुख करूं उसके पहले आपसे समझना चाहूंगी, एक तरफ ये कहते हैं कि भाई हम खुद प्रताड़ित हैं, दूसरी तरफ टीटीपी जैसे जो तमाम, या तालिबान को जिस तरह से इन्होंने बढ़ाया, बलूचिस्तान या फिर इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में अलग विद्रोह है। इसी बीच एक खबर ये भी आई कि आने वाले वक्त में 2 नवंबर को लश्कर तैयबा मीनार पाकिस्तान में बड़ी रैली करने जा रहा है और इस रैली में बाकायदा वांटेड आतंकी भी शामिल होने वाले हैं। यह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तरफ कहते हैं कि भाई हम खुद प्रताड़ित हैं और एक तरफ आतंकियों को खुद बढ़ावा देने की बात करते हैं। बिल्कुल नैना जी, बिल्कुल आपने सही आकलन किया है इसका। इनके लिए 2 टेररिस्ट हैं, दो तरह के लोग हैं। एक वो है जो टेररिस्ट है, जो टीटीपी वाले हैं, इनके ऊपर हमला करते हैं, वो तो दहशतगर्द है। लेकिन जो लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये जो है ये इनके वीर सेनानी है, इनको सपोर्ट करते हैं। अब ये इनके आका है या वो इनके आका है, मुझे तो उसमें भी शक है कि जो इनकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो इस देश को चला रही है या इस देश उनको चला रहा है। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक क्वेश्चन मार्क है। अभी जो है बलूच साहब ने 2-3 पॉइंट रेज किए थे, मैं उनके बारे में जरा बताना पसंद करूंगा। सबसे पहले इन्होंने ये कहा था कि जी मैक्सिको में भी इतनी लंबी लंबी ऊंची दीवारें हैं, वहां से भी होती है। बिल्कुल सही बात है आप जो कह रहे हो। मैक्सिको में इतने कड़े इंतजाम के बावजूद भी जो है मैक्सिको के में लोग जो है अमेरिका में चले जाते हैं। इसी तरीके से भारत और पाकिस्तान के उधर भी इन्फिल्ट्रेशन होती है। लेकिन जिस तरीके से टीटीपी वाले आप कह रहे हो, जिस तरीके से टीटीपी वाले आते हैं, और ये एक दफे नहीं होता कि 2-4 महीने में, 6 महीने में एक अटैक हो गया। आजकल तो रोजाना अटैक हो रहे, एक दिन में 12-12 अटैक हो रहे। तो ये जो आपका तर्क है ना कि जी वहां पे फौज लगी रहेगी उसके बाद में इन्फिल्ट्रेशन होगा, वो एक हाथ हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि एक दिन में 12-12 अटैक आपके ऊपर हो जाए। तो इसका मतलब है या तो आपकी फौज जो है सो रही है, वो निकम्मी है, वो सिर्फ बोलना जानती है, उनके जनरल सिर्फ भ्रष्टाचार करना चाहते हैं और बाकी उनकी जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है वो जीरो है। या दूसरी चीज ये है कि जो तालिबान टीटीपी को जिसको आप बोल रहे हैं अफगानिस्तान से आती है, वो अफगानिस्तान से नहीं आती, ये मान लो, वो पाकिस्तान के अंदर ही है। एक और पॉइंट है नैना जी, उसके बाद आप जी सर। दूसरा इन्होंने जिक्र किया कि भारत और पाकिस्तान के ऊपर बॉर्डर पे फौज लगी हुई है, तो क्योंकि पाकिस्तान की भी लगी, हमारे लिए इसलिए इन्फिल्ट्रेशन रुक जाता है। मैं बलूच साहब को बताना चाहता हूं, आपकी फौज जो है टेररिस्टों को इन्फिल्ट्रेट कराने में भारत के अंदर आपकी फौज मदद करती है, ना कि रोकती है। अगर आपकी फौज उनको रोकने की कोशिश करती तो आज तक जितने टेररिस्ट अटैक हुए और भारत के अंदर, अभी भी रोकने की नहीं कोशिश नहीं है ना। जो अभी मैंने बड़ी एक्सक्लूसिव जो बड़ी बात बताई, 2 नवंबर को एक बड़ी रैली होने जा रही है। लश्कर तैयबा को एक बार फिर से उसे और मजबूत बड़े पैमाने पर दिखाने की कोशिश है। और तैयारी देखिए सर कौन कर रहा है यहाँ पर। मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद, वो बाकायदा इसकी तैयारी में जुटा हुआ है। और इतना ही नहीं, पहलगाम हमले के बाद में आपको याद होगा एक आतंकी सैफुल्लाह कसूरी जो है वो बहुत ज्यादा चर्चा में आया था। लश्कर की जो रैली है उसके पोस्टर में एक तरह से उसी की फोटो शामिल की गई है। मैं बता दूं पाकिस्तान से उस्मा करदार नेता है पीएमएलएन की, वो भी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। उस्मा जी आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन तैयब बलोच, ये इसका जवाब पहले आपसे लेते हुए, बॉर्डर की तरफ भले ही आप तैनातियों की बात करते हैं, लेकिन अगर आतंकियों को इसी रूप में लगातार बढ़ने का सपोर्ट करते रहेंगे तो जो हाल है वो तो हाल होना ही था। अब आने वाले वक्त में तो और स्थिति गंभीर हो जाएगी। देखें, अगर हम इस चीज को देखें, जब परवेज मुशर्रफ का दौर था तो उस टाइम ही हमने जितने भी कश्मीर में जिहादी ग्रुप्स थे जो कश्मीर में बरसर इक़्तिदार थे, जिसमें लश्कर तैयबा हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, हिजबुल तहरीर हो, कोई अल-बदर नाम के थी, अब मुतअद्दिद ग्रुप्स थे, उन सब के कैंप हमने बंद किए, उनके खिलाफ हमने कार्रवाइयां की।
उन पे हमने पाबंदियां लगाई। लश्कर-ए तैयबा का क्या हुआ? लश्कर-ए तैयबा का, क्योंकि 2 नवंबर को मुझे लगता है मुझसे पहले आपको ज्यादा जानकारी होगी, 2 नवंबर को एक बड़ी रैली होने वाली आज है। भी लश्कर तैयबा आज भी पाकिस्तान में कलअदम है, पाबंदी है उसके ऊपर। लेकिन खुलेआम उसकी रैली हो रही है, खुलेआम। और मैं आपको बता दूं, खबर ये भी है कि इस पूरी रैली में लश्कर के टॉप मोस्ट आतंकी हैं वो शामिल होने वाले हैं, वो जो वांटेड हैं। और ये भी माना जा रहा है कि ये जो रैली जिहादियों को इकट्ठा करने की एक तरह से बड़ी कवायद है। हाफिज सईद का संदेश तक इसमें पढ़ा जाना है। देखिए, अब मुझे तो इस हवाले से आइडिया नहीं है, अदराक नहीं है, लेकिन मैं अगर बताऊं कि देखें, जब इंडिया में अटैक्स होते हैं, अभी मैं आप देखें 2 अटैक्स हैं जिनका लेकिन हाफिज सईद का तो आप मानते हैं ना, हाफिज सईद कहाँ है? हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद खुलेआम जगह जगह पर रैलियां कर रहा है, बैठकें कर रहा है। आखिर वो किस रूप की, किस चीज की कवायद में है? और पाकिस्तान के अंदर, घर के अंदर, नाक के नीचे ये सब होता है, बड़ी रैली की तैयारी होती है। पाकिस्तान के अलावा दुनिया के हर कोने में हर व्यक्ति को पता है। ऐसा कैसे सब? अगर आप सच पूछे तो मैं तो फिर उन लोगों से जो है मेरा इख्तलाफ होगा कि जिन्होंने जो है पाबंदियां लगाई इन ग्रुप्स के ऊपर। हम तो यही चाहते थे कि फिर ये ग्रुप्स जो है वो कश्मीर में सरगर्म रहे, सीधी सी बात है। पाबंदियां लगाने के बावजूद, इनका कला कमा करने के बावजूद, इनको कलदम करने के बावजूद अगर ये एलिगेशन है और बार बार भारत सरकार की जानिब से पाकिस्तान पर ये एलिगेशन लगाया जाता है, तो फिर क्यों ना इनको सपोर्ट किया जाए, फिर क्यों ना इनको बॉर्डर पार कराया जाए, फिर क्यों ना कश्मीर के अंदर दोबारा वही खेल खेला जाए जो पहले खेला जाता था। सीधी सी बात है। आप उसका समर्थन कर रहे हैं तैयब बलूच, आप समर्थन कर रहे हैं उस कत्लेआम का, इन आतंकियों का, इन आतंकी संगठनों का आप समर्थन कर रहे हैं? देखें, पहलगाम वाकया हुआ, उसमें मैं नहीं, खुद आपकी कांग्रेस कहती है, खुद आपके अपने नेता कह रहे हैं कि वो जो है वो खुद फॉल्स फ्लैग था जिसका दोष पाकिस्तान पे दिया गया। इससे पहले जो तैयब बलूच, मैं आपको बता दूं, आप जिस तरह से फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के बाद में, पहलगाम के बाद में ऑपरेशन सिंदूर पूरी दुनिया में इंडिया का डेलीगेशन, चाहे बात कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो या XYZ कोई भी क्षेत्रीय दल का हो, सभी पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पर गए थे डेलीगेशन के साथ में। तो प्लीज ये वाली पॉलिटिक्स यहाँ पर नहीं चलेगी। मैं आपसे पूछूं, आपके घर में अगर आप वही बात कह रहे हैं कि इन पे पाबंदियों लगाने की बात, आप फिर से कह रहे हैं कि उनको बॉर्डर पार भिजवा दो और फिर से वही सारी चीजें हो। मैं उस्मा करदार का रुख करिए प्लीज, मेरे साथ में उस्मा करदार भी जुड़ रही हैं। उस्मा करदार जी, एक तरफ तालिबान बड़ा दावा करे कि भाई हमने आज फिर से डैमेज किया, सीज फायर का उल्लंघन, और दूसरी तरफ आखिर ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? फिर कैसे चुनौतियों से पार पाने की तैयारी है? देखिए जी, मुझे तो बड़ी हैरत होती है कि आपके मेहमान कह रहे थे कि पाकिस्तान की फौज सो रही है। पाकिस्तान की फौज सो नहीं रही है। पाकिस्तान की वो फौज है जिसने आप लोगों की नींदें उड़ाई हुई हैं। आप लोगों ने टेररिज्म का ठेका लिया हुआ है पूरे दुनिया में। आप इंडिया सबसे ज्यादा प्रताड़ित रहे ना उस्मा करदार जी, सबसे ज्यादा प्रताड़ित रहे हैं अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। आपका सबसे ज्यादा इस वक्त जो पाकिस्तान के ऊपर आपने हर किस्म के अटैक्स करवाए हैं, और आप अफगानिस्तान में उनके साथ मिलके, टीटीपी के साथ मिलके, जो कि आपकी प्रॉक्सीज बनी हुई है, आप पाकिस्तान में 10,000 आपने अटैक्स कराए हैं 2021 से लेके 2025 तक। 10,000? अरे उस्मा करदार जी, एक बार अगर फुल फ्लैश पाकिस्तान पर अगर इंडिया फुल फ्लैश अटैक कर देता ना, तो नामो निशान मिट जाता। जो फितरत है, आप ये कहा जाए, जो फितरत रही है पाकिस्तान की, उसे पूरी दुनिया उसी रूप में नजर आती है। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है सावन के अंधे को सब हरा हरा नजर आता है, वैसे पाकिस्तान जो आतंक को पनाह देता है उसे सब आतंक नजर आता है। आपने हमेशा उसको बोया है, उसको पाया है, आपने शुरुआत से वही देखा और दूसरों को दिखाया। हिम्मत हौसला करें, आप तो दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हैं। आपको इतनी इबरतनाक शिकस्त दी है पाकिस्तान ने कि आप दुनिया में आप मुंह छुपाते फिर रहे हैं। You're licking your wounds। आपके साथ
क्या हो रहा है? जो तैयारे हैं वो जमीन बोस हमने कर दी है। आपके राफेल जो अभी तो 5:30 बज रहे शाम के, आप अभी से सपने देख रहे खुले निगाहों से। खुश रहने के लिए गालिब ख्याल बहुत अच्छा होता है उस्मा करदार जी। अरे अपने घर को जरा देखिए, वही बात है आप जिस तरह से पाकिस्तान आतंकी बात करता है, आपकी नाक के नीचे आतंकी, वो आतंकी जिन्होंने अपने पनाह देकर छुपा कर रखा है, मोस्ट वांटेड आतंकी, वो बड़ी रैलियां कर रहे हैं, बड़े एक बार फिर से आतंकियों को एकजुट कर रहे हैं। आप लोगों को वो नजर थोड़ी ना आएगा, क्योंकि आप लोगों को तो लगेगा कि भाई वो तो आपके लिए जिहादी हैं, आपके लिए तो प्रोटेक्शन करने वाले हैं, आपके घर को जलाकर बैठे हैं वो। हमने सबसे बड़ा आतंकवादी जो छुपाया हुआ है वो कलभूषण यादव है, जिसको बलूचिस्तान से हमने पकड़ा हुआ है, और उसका इतना मोटा डोजियर मैं आपको भिजवा देती हूँ। और हाफिज सईद कौन है मैडम? हाफिज सईद कौन है? इस तरह से समझौता एक्सप्रेस आपने करवाया। आपने टीटीपी के साथ मिलके मंसूबाबंदियां करवाई, साजिशें। ओसामा बिन लादेन कहां से पकड़ा गया मैडम? ओसामा बिन लादेन कहां से पकड़ा गया? हाफिज सईद कौन है? मसूद अजहर कौन है? यासिन मलिक कौन है? सिख लीडरशिप को मार रहे हैं। आपने सिख लीडरशिप को कनाडा में मारा खड़े होके, आपने सिख लीडरशिप को यूके में मारा, अमेरिका में मारा। सबसे बड़े आतंकवादी जो है वो दुनिया में वो इस वक्त भारत में आरजू काज़मी को मैं बीच में लेकर आना चाह रही हूँ। आरजू काज़मी जरा बेहतर तरीके से बताएंगी। अच्छा, आरजू काज़मी को मैं दोबारा कनेक्ट करूंगी, लेकिन संजीत सिरोही जी इस बात को जरा समझाने की कोशिश कीजिएगा। जरा उस्मा जी को बताइए, इनको आतंकियों में पहचान ही नहीं है, घर में पाल रखे हैं सांप। हाफिज सईद आतंकियों को बैठा कर रखते हैं, वो इनको प्यारे लगते हैं। हाफिज सईद, मसूद अजहर, ओसामा बिन लादेन को ये घर में गोदी में बैठा कर रखते हैं और इनको दुनिया आतंकवादी नजर आती है। घर जलाकर बैठे हैं अपना। नैना जी, समझाया उनको जाता है जिनके समझने की शक्ति हो और जो समझना चाहते हो। इनका सिर्फ एक पॉइंट एजेंडा है, जिन्होंने जो भी आप लेके आते हैं यहाँ पे, और ये तो जो है उस पार्टी से, जो कि पार्टी पाकिस्तान में जो है इस टाइम सरकार में है, तो इनको तो बोलना ही है। अब ये जो बोल रहे हैं, जब ये आपने बताया कि नवंबर में जो है ये बहुत बड़ा वो कर रहे हैं, तो इनको वो हाफिज सईद टेररिस्ट नहीं दिखाई देता है, इनको टीटीपी टेररिस्ट दिखाई देती है, इनको मुफ्ती नूर वली मसूद दिखाई देता है, इनको बाकी दिखाई देते हैं, लेकिन इनको हाफिज सईद नहीं दिखा देता, बाकी इनको टेररिस्ट नहीं दिखा दे, क्योंकि वो इनके लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि जो पाकिस्तान फौज का जो ये बोल रही थी कि हमारी फौज तो बहुत तगड़ी है, उस फौज का तो हमने आज तक पाकिस्तान के साथ 4 लड़ाइयां लड़ी हैं, और हर लड़ाई में हमने ये बता दिया है कि पाकिस्तान फौज कितनी ताकतवर, कितनी प्रोफेशनल है, और इसका जीता जागता जो उदाहरण है। बाकियों को तो ये कह देंगे जी 65 में हम भी जीते, 1948 में ये हुआ, कारगिल में ही हुआ। 1971 एक ऐसा लड़ाई है जो कि दुनिया में शायद ही कोई देश होगा जिसने जो है 14 दिन की लड़ाई में 93,000 जो है पाकिस्तानियों को सरेंडर करवाया। उनके जनरल जो नियाजी साहब थे, उन्होंने वहां पे अपने हथियार डाल दिए, जो कि किसी भी एक फौजी के लिए सबसे शर्मनाक। इससे ज्यादा तो आदमी को मर जाना चाहिए, अपने आप अपनी बंदूक से खुद गोली मार देनी चाहिए, बजाय दुश्मन के आगे सरेंडर करने का। तो ये जो पाकिस्तान आर्मी की प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहे हैं ना, तो वो तो पाकिस्तान की आर्मी का, भारत की फौज को पता है कि पाकिस्तान आर्मी की, ये ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, हमने मिट्टी में मिला दिया, हमने ये कर दिया, ये बोलते रहे जो भी इनको बोलना है। इनके साथ अफगानिस्तान, तालिबान और टीटीपी जैसे लोग हैं, उनकी जो है, इनके फौजियों की जो है बंदूकें छीन लेते हैं, उनकी पतलूनों को जो है लटकाया जाता है। तो ये चीज तो इनके साथ डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि इनके लिए जो ये टेररिस्ट है जो भारत के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, वो इनके आका हैं, क्योंकि वो इनकी जो काम इनको करना चाहिए वो उनसे करवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट लड़ाई लड़ना इनके बस की बात नहीं है। इन्होंने लड़ाई लड़के देख लिया, इनको सिर्फ न्यूक्लियर थ्रेट देने का आता है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। 4 दिन की लड़ाई हुई, आपके न्यूक्लियर बेसिस 11 बेसिस को उड़ा दिया गया, आपने तब भी न्यूक्लियर बम नहीं डाला, तो किस चीज का इंतजार कर रहे हो? नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडिया ने तो वो धमकियों को नजरअंदाज करके भुगत बोया है ना।
पहलगाम हो या फिर बॉम्बे का बड़ा हमला हो, इसके अलावा दुनिया भारत के अलग अलग हिस्सों में जो बड़े हमले हुए वो हमने पाकिस्तान को नजरअंदाज करते हुए, कमतर एक तरह से देखते हुए, उनके आतंकियों की जो अभी पाल पोस रहे हैं उसी का ही एक बड़ा नतीजा रहा है। लेकिन मैं तैयब बलोची आपका रुख करते हुए, बार बार मैंने आर्मी का भी जिक्र किया था, वही बात है जो पहले बात थी, क्या अब तालिबान पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा है क्या? पहले तो बड़ी याराना था, बहुत सब अच्छा था, अब दिक्कत कहां पर, कहां से शुरुआत हुई है? अब भरोसा क्यों टूट चुका है? सवाल यह है मेरा, भरोसा क्यों टूट गया? भरोसा, मैं ये नहीं कहता कि भरोसा टूट चुका है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। जब ये बरसरे इक़्तिदार आए हैं, जब ये फाइटर्स थे, जब ये स्ट्रगल कर रहे थे, तो उस टाइम की सिचुएशन अलग थी। जब ये इक़्तिदार में आए, जब इन्होंने अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाला, उसके बाद सूरत हाल तब्दील हुई। लेकिन यहाँ पे सबसे अहम चीज मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, वो ये है कि तालिबान जो अबूरी हुकूमत है, इसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं तालिबान के, और वो जो है उन्होंने मिलकर एक हुकूमत जो है फार्मुलेट की है, बनाई है। इवन के माजी में शुमाली इत्तेहाद जो है उसके लोग भी अब इसमें शामिल हैं, जो माजी में जब तालिबान ने पहले हुकूमत संभाली थी तो यूएसएसआर के, उसके बाद तो वो उनके साथ फाइट करते रहे, वो भी अब इस हुकूमत में शामिल हैं। तो अब जहाँ पे एतमाद की कमी आप कह लें या जो भी आपका है, वो वजह ये है कि अभी सिचुएशन इस वजह से थोड़ा कि जो प्रो पाकिस्तान ग्रुप्स हैं वो साइड लाइन हो चुके हैं। जैसे मैं आपको जो है वो गुलबदीन हिकमत यार की बात करूं, या मैं यहाँ पे जो है वो सिराज या हकानी ग्रुप की बात करूं, सिराजुद्दीन हकानी की, तो उनको उन्होंने साइड लाइन किया है। तो इस वजह से पाकिस्तान के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं वो किसी हद तक मुतासिर हुए हैं। फिर उसमें एक और कारण, एक और रीजन वो ये है कि मैं फिर आप कहेंगे आप इंडिया को दोष दे रहे हैं, वो इंडिया को दोष देना बनता है। वो ये है कि आपके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल साहब, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं। देखें बात सीधी सी है, बेशक हमारे दुश्मन है, हमारे खिलाफ साजिशें बुनते हैं, हम तो भोलेनाथ को मानते हैं, वो नीलकंठ विधारी हैं, जितना जहर देंगे हमें तो आदत हो गई है, कुछ भी होता है पाकिस्तान में, पानी बंद हो गया तो इंडिया की गलती, पाकिस्तान में टमाटर आज 700 रुपए किलो बिक रहा है तो उसमें इंडिया की गलती। कोई बात नहीं, हमें आदत हो चुकी है। बोल लीजिए, चलिए। उसके लिए वाघा बॉर्डर खोल देते हैं, हम इंडिया से टमाटर मंगवा लेते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। हम तो लेकिन वो भी देने को तैयार थे, लेकिन आपने भरोसे के बदले में जो आतंकी भेजे ना, जो बंदूकें भेजी, वहां पे बात गड़बड़ हो गई। लेकिन मैं फिर भी इस नुक्ते के ऊपर जो है वो उसरोई साहब मुझसे जरूर इत्तेफाक करेंगे, मैं इस कंसेप्ट पे हूं, मेरा अपना, कि ट्रेडिंग विद एनिमी मतलब है कि दुनिया में दुश्मन मुमालिक के साथ भी ट्रेड चलता है। आपका जितना दुश्मनदारी हो, जितना एक दूसरे पे आप गोला बारूद फेंक रहे हो, लेकिन ट्रेड को मुतासिर नहीं होना चाहिए। ट्रेड जब मुतासिर होता है तो आम लोग मुतासिर होते हैं। मेरा नजरिया ये है कि ट्रेडिंग विद एनिमी कंसेप्ट के साथ भी हमें भारत के साथ जाना चाहिए या भारत को पाकिस्तान के साथ आना चाहिए। लेकिन मैं आ जाता हूं साथ में तैयब बलूची, वही बात है ना, आपसे लगातार मैं ये चर्चा करती हूँ, भरोसा कैसे होगा? भरोसे वाली बात तो है, हर बार भरोसा किया, लेकिन वही बात है कि एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में, एक में गोली एक में बोली वाली बात नहीं हो सकती ना। बात होगी तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत इस टाइम पाकिस्तान में बरसरे इक़्तिदार है। तो मियां साहब जब जो है वो इंडिया गए थे, मेरे ख्याल में ये मोदी साहब की जो फर्स्ट टर्म थी, जब उनका ओथ टेकिंग सेरेमनी था, तो बिल्कुल उन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया था, और वो मैसेज ये था कि आज दोनों, पाकिस्तान हो या इंडिया हो, बड़े सगीर का मैं इसको सब कंटिनेंट की बात करूंगा तो इसमें हम दोनों ममालिक आ जाते हैं। तो उसने कहा कि सब कंटिनेंट के लोग आज अफ्रीका से भी शायद गुर्बत में पीछे जा रहे हैं। वजह यह है कि दोनों ममालिक अपने दिफा पे सबसे ज्यादा खर्च कर रही हैं, और जबकि अवाम की जो वेलफेयर है वो ना होने के बराबर है। तो इस वजह से हमें जो है वो ऐसा जो है मैकेनिज्म इख्तियार करना होगा कि हम दोनों जो है वो अपनी आवाम की तरफ तवज्जो दे सके, हम टमाटर प्याज को सस्ता कर सके। बात है तैयब बलूची, खासतौर से इंडिया के साथ में, तो चलिए एक अलग अभी उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी ज्यादा चिंता जो पाकिस्तान के लिए वो तो तालिबान और अफगानिस्तान है ना। तालिबान हो, टीएलपी हो, टीटीपी हो, यहाँ पर बीएलए हो, खैबर पख्तूनख्वा का एक अलग विद्रोह हो, ये तो बड़े स्तर पर है। देखिए इसमें सीधी सी बात है, मैं फिर अजीत डोवल साहब को मैं अप्रिशिएट नहीं कर रहा, ये सारा उनका किया कराया है।
ठीक है सिरोही जी, पाकिस्तान में आज टमाटर 700 रुपए किलो हैं। अजीत डोभाल जी ने आखिर ऐसा क्यों कर दिया? देखिए, मुझे बालू साहब ने जो बोला है, मुझे इसका समझ में नहीं आया कि डोभाल साहब को टमाटर का क्या रिश्ता है, मेरी समझ से बाहर है। जबकि मैं जो है नहीं इकोनॉमिक्स सर, का पाकिस्तान में कुछ भी होता है, वहां पे सिविल वॉर है तो अजीत डोभाल की गलती है, वहां पर महंगाई है तो नरेंद्र मोदी की गलती है। पाकिस्तान अगर दिवालिया हो गया है तो उसमें हिंदुस्तान की गलती है। पाकिस्तान अगर अंदरूनी सिविल वॉर से अगर त्रस्त है, महंगाई बढ़ी है तो उसमें भी इंडिया की गलती है। पाकिस्तान में बाढ़ ज्यादा आ गई तो इंडिया की गलती, सूखा हो गया तो इंडिया की गलती है। भाई साहब क्या हो रहा है ये? अभी अफगानिस्तान और बॉर्डर पर जो तनाव है उसमें भी इंडिया की गलती है। हाँ, तो वो तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो है, लेकिन मैं बलूच साहब के साथ हूँ मैं, और मैं कोशिश करूंगा कि बलूच साहब के लिए मैं टमाटर जरूर भिजवाऊंगा कैसे न कैसे करके। और बलूच साहब से काफी मेरी जो है अच्छे हमारे ताल्लुकात है, कई दफे हम दोनों जो है उसमें डिबेट में आते हैं। बलूच साहब की एक दो बातें बहुत अच्छी कही है इन्होंने कि दोनों देशों को मिलके रहना चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने जो 2014 में जब मोदी जी की शपथ ग्रहण उसमें आए थे सेरेमनी में, तो उन्होंने कहा था कि जी दोनों दोस्त जो गरीबी है उसको अगर दोनों देश अपने बजाय फौज के ऊपर ना खर्च करके अपने आवाम के ऊपर खर्च करें तो वो दोनों देशों के लिए अच्छा होगा। इसमें कोई दो राय नहीं, नवाज शरीफ साहब ने बहुत सही बात कही थी। लेकिन प्रॉब्लम जो नैना जी ये है समझने की कि वहां की जो सिविलियन गवर्नमेंट है या वहां के जो सिविलियन लीडर्स हैं वो गलती नहीं है उनकी, वो अपने आवाम का दुख समझते हैं जिस तरीके से हमारे जो लीडर्स हैं अपने आवाम का दुख समझते हैं। प्रॉब्लम वहां पे आवाम जो लीडर्स हैं उनकी प्रॉब्लम नहीं है। इमरान खान साहब थे वहां पे जब पावर में, तो हमेशा अप्रिशिएट किया करते थे कि भारत ये कर रहा है, भारत अपनी खुद मुख्तियारी डिसाइड खुद करता है, भारत किसी पे निर्भर नहीं है। तो हमारे, लेकिन प्रॉब्लम जो पाकिस्तान की और भारत की प्रॉब्लम है वो सिविल गवर्नमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, वो जो है आर्मी की प्रॉब्लम है। क्योंकि आर्मी वहां पे जो आइडेंटिटी क्राइसिस है आर्मी का, वो जब तक फौज भारत को गाली नहीं देंगे, भारत को हर चीज के लिए, जैसे बलूच साहब कह रहे हैं टमाटर महंगे हो गए तो अजीत डोभाल ने कर दिया, जब तक वो भारत को हर चीज के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे तब तक वो उनकी कुर्सियां, उनके जो राज कर रहे हैं, जो एक राजा महाराजाओं की तरह रहते हैं, जिन्होंने जो बाहर के देशों में जो है इंग्लैंड हो, कनाडा हो, अमेरिका में जो है घर बनाया हुआ है, बच्चे उनके वहां पढ़ रहे हैं, वो कैसे कर पाएंगे? इस बात से तो उज़्मा करदार जी जरूर सहमत होंगी सिरोही जी की। नहीं होंगी? नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है, वो वहां पे प्रतिक्रिया दे रही थी। उज़्मा जी सहमत होंगी? उज़्मा जी देखिए, आप लोगों का एक ही प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये है कि आप पाकिस्तान के वजूद को आज तक हजम कर ही नहीं पा रहे। आपको ख्वाब में नजर आता है पाकिस्तान कभी दिवालिया हो गया, फिर आप ख्वाब देखते हैं कि यहाँ पे सिविल वॉर हो गई है। ये सारे आपकी इमेजिनेशन जो है ना, ये हमारी इमेजिनेशन में IMF की रिपोर्ट आ जाती है, हमारी इमेजिनेशन में FATF की रिपोर्ट बन जाती है, हमारी इमेजिनेशन में UNJ और UN की रिपोर्ट्स आ जाती है। थोड़ा सा अपने इमेजिनेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करें। आप पहले दिन से पाकिस्तान के खिलाफ हर तरीके से साजिशें आपने करके देख ली हैं। आप 1971 में आपकी 2.5 लाख फौज मुफ्ती भानी के साथ मिलके आप वहां से लेके अब अफगानिस्तान में आप साजिशें कर रहे हैं, अब TTP के साथ। अच्छा उज़्मा जी मुझे एक बात बताइए, आपको लग रहा है अफगानिस्तान के साथ में आपके जो ताल्लुकात बिगड़ रहे हैं, आपका कहना है कि वो भारत की वजह से हैं? भाई आपका भाई, आपका सगा, ये कहा जाए आपका बच्चा है तालिबान, आपने उसे सींचा बोया, पनाह दी, खाना पीना इतना तंदुरुस्त किया, अचानक से वो क्या किसी और की तरफ मुड़ जाएगा? आखिर ऐसी क्या नाराजगी बन बैठी है तालिबान और आपके बीच में? 14 एजेंसियां आपने वहां पे बॉर्डर पे खोली, क्यों? ये आपका तो बॉर्डर भी नहीं मिलता है। अगर ऐसा होता मैडम, तो POK, अगर ऐसा होता ना, POK जो आपने कब्जे में लेकर रखा है 1991 के दौरान, कारगिल युद्ध के दौरान, जहां पे अंदर तक दाखिल हुए थे, जो आपने POK पे कब्जा कर बैठा, ऐसा होता तो कब का हम उसे ले चुके होते और इतना अगर फ्री होते तो। और हमारी दोबारा तावन शुरू हो गया है, हमारा सीज फायर हो चुका है। ये पूरी दुनिया को मालूम होना चाहिए कि अगर
पाकिस्तान के खिलाफ कोई एग्रेशन होगी तो पाकिस्तान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा, बिल्कुल चाहे वो बिल्कुल ईस्टर्न मुझे लगता बॉर्डर है से मैम हो, होना भी चाहे चाहिए, वो किसी वेस्टर्न भी देश बॉर्डर की से हो। सिक्योरिटी तो डिफेंस नीति होनी भी चाहिए। अफवाज बेहतरीन अफवाज हैं, वो उनको डिफेंड करना आता है पाकिस्तान के बॉर्डर्स को। कोई परिंदा नहीं फड़का सकता यहाँ पे हमारे बिल्कुल खिलाफ। मैम मुझे लगता है ये तो हम होना भी चाहिए, किसी भी देश की डिफेंस सिक्योरिटी नीति जो है ये होनी भी चाहिए, ये होनी भी चाहिए, लेकिन इतना दोगलापन नहीं होना चाहिए। बजाय आप अपनी सरकार को बोले झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने की बजाय कभी सच भी बोलना सीख लें। अपने लोगों को तो आप मिसाइल मारते हैं अमृतसर में, आपने तो वहां पे अपने लोगों अच्छा, को अभी कश्मीर को इस्लामाबाद इतना बड़ा लाहौर में जेल क्या बनाया हुआ, है। टीटीपी का जो प्रदर्शन था वहां पे पाकिस्तान की सेना ने ने, पाकिस्तान की पुलिस ने आखिर कैसे लोगों पर गोलियां चलवाई और जिंदा जेनोसाइड करा दिया। आपके तमाम वीडियोस, तमाम वहां पर आपकी तमाम ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं। मैडम जरा खुद का घर देखिए, आप बॉर्डर पर आप घिरी हुई हैं, पड़ोसी मुल्क आपके, आपसे आप अच्छे ताल्लुकात है नहीं क्योंकि आपने आतंकियों को पाल कर रखा है, आप अपने घर में लोगों को आप संभाल नहीं पा रही। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना ने इतना आतंक मचा कर रखा है कि लोग वहां पर उनसे त्रस्त हैं। पाकिस्तान की सेना को देखकर उनको मारने के लिए दौड़ते हैं लोग। पीओके में यही हाल है मैडम, उस बात को जरा समझिए। प्रोपेगेंडा है, आखिर चश्मे को निकालिए प्लीज, बी लॉजिकल उस्मा करदार जी। पोस्ट पे कब्जा कर लिया है, बात नीतियों की होती है। झूठ बोलना अरे उस्मा करदार जी, जस्ट बी लॉजिकल। तैयब बलूच, मुझे एक बात बताइए कि आप क्या जरूरत है खास तौर से ऐसी तमाम नीतियों को लेकर एक दूसरे को कोसने की नहीं, प्लीज उस्मा जी। ये कोसते कोसते बहुत कई बार सरकारें जो हैं वो चलती रहीं और यही वजह है कि कोसने के चक्कर में ही पाकिस्तान को मजबूत सरकार आज तक नहीं मिल पाई। वहां पर सेना को अपना हमेशा कब्जा और हमेशा होल्ड करना पड़ा। यही एक नीति है, डिप्लोमेसी को जरा समझिए। आप लोग सब अपना घर चमकाने के चक्कर में पूरे देश के आप बैंड बजा कर बैठे। तो ये बलूच जी, बात ये हो जाती है नीतियों की। क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीजफायर अभी आपको लग रहा है कि टिका हुआ है? आने वाले वक्त में ये स्थिति और भी ज्यादा गंभीर होगी क्योंकि लगातार जो तालिबान है उसकी तरफ से तो यही संकेत ऐसे मिलते हुए नजर आते हैं। आखिर कैसे इस स्थिति से सुलझेंगे? सिर्फ क्या जंग ही एकमात्र तरीका नजर आता है या कुछ और बैकडोर डिप्लोमेसी भी है? देखिए, इसमें बैकडोर डिप्लोमेसी जरूर चल रही है और इसमें सबसे अहम जो चीज है वो ये है कि जो तालिबान की अबूरी हुकूमत है वो उसने जो पाकिस्तान वो जो उसने यकीन दहानी कराई कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, वो उस पर कितना उसको यकीनी बनाती है। अगर वो यकीनी नहीं बनाएगी, अगर पाकिस्तान से के खिलाफ इस्तेमाल होती रहेगी तो फिर मसाइल तो बढ़ेंगे, वो आपके बकौल के वो जंग की सूरत हाल भी हो सकती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान के एक वफद को जो है वो अफगानिस्तान ले जाया गया और वहां पर उन्होंने 9 जो है वो टेररिस्ट कैंप्स दिखाए जो टीटीपी के थे कि हमने इनको मुनज़्ज़म कर दिया है, जो है डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो वो अपने तौर पे जो उन्होंने यकीन दहानी कराई है उसके सबूत भी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सरोई साहब ने एक बड़ी बात की थी, मैं उस में आना चाह रहा हूँ कि ये जो टीटीपी का एलिमेंट है ना, ये जो है वो सरहद पार भी है और ये नहीं है कि सरहद पार से ही होता है। पाकिस्तान के अंदर भी इनके सहूलतकार भी मौजूद हैं, इनके ग्रुप्स भी मौजूद हैं और ये उनको अपनी लैंग्वेज में तश्कील कहते हैं। तो वो लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं, तो वहां से सिर्फ एक फोन कॉल के जरिए भी ये अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं कि अफगानिस्तान में बैठा हुआ टीटीपी के एक कमांडर ने अगर पाकिस्तान में उनके जो लोग ग्रुप्स मौजूद हैं या टेररिस्ट मौजूद हैं, अगर वो उनको कोई आदेश दे दे या कोई टारगेट दे दे तो वो पाकिस्तान के अंदर रहकर भी अटैक कर लेते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर तो ऑपरेशन चल रहा है और मैं आपको बताऊं कि यही मामला अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा 70%, सिंध में भी ये मामला आप नहीं देखेंगे टीटीपी, हाँ बलोचिस्तान में BLA का फैक्टर जरूर है, पंजाब में भी ये नहीं है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में 70% दहशतगर्दी जो है उसमें टीटीपी इन्वॉल्व है। तो उसमें लोकल लोग वहां में के लोग भी मौजूद हैं और वहां पे पाकिस्तान का ये मुद्दा जरूर चल रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान, वफाकी हुकूमत जो है
वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन करना चाह रही है, लेकिन वहां पे थोड़े पॉलिटिकल मैटर जरूर आ गए हैं लेकिन कि तैयब वहां पे बलूच, सीएम दरअसल चेंज कर बात तो दिया यही गया है होती है जब और वहां किसी पे जगह पर तहरीक अगर इंसाफ पता की नहीं यहाँ पे हुकूमत है दबाव और वो शुरू होता कोशिश है, कर रही है कि वहां पे अत्याचार मिलिट्री शुरू ऑपरेशन होता ना है, हो तो सके। इस अत्याचार के खिलाफ ही तो विद्रोह शुरू होता है। बलूचिस्तान में वही हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में वही हुआ, तालिबान भी वही कहता नजर आता है कि तालिबान का कहना है कि अफगानिस्तान में हम पाकिस्तान की कोई भी हस्तक्षेप या कोई भी भूमिका स्वीकार नहीं करते, डोनर लाइन हम स्वीकार नहीं करते। वो चाहता है कि अपनी हुकूमत अपने तरीके से चलाए। पाकिस्तान के साथ में उसके जो अपने क्लेशेस हैं वो जरूर एक बड़े रूप में नजर आते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में स्थिति क्या नजर आएगी। और वही बात है कि बात बात पे घर को संभालना ज्यादा जरूरी है उस्मा जी, ना कि दूसरे को बार बार दोषी ठहराना। वेल, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि टीटीपी लगातार और भी ज्यादा उग्र हमले पाकिस्तान पर करता हुआ नजर आ रहा है।